ओके बेटा, हम यहाँ से एक बार शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। देखो, टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेट को सुटेबल सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर अपना डिसॉल्व करो बाय एडिंग स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, और इसको शेक करो। शेक करने से ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं पेप्टाइजेशन। डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? तो प्रॉपर डेफिनेशन ये पहली दो लाइनें जो आपको दिख रही हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। ये दो लाइनें याद कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेप्टाइजेशन है क्या। प्रेसिपिटेट लो, उसको क्लोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो। ऐसा करने के लिए उसको एक सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा, साथ में उसे एक इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हम एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये चार्ज आया कैसे कि जब आपने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। तो जब ये जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाएगा, तो उसमें से कोई एक आयन इसके ऊपर चिपक जाते हैं। मतलब नेगेटिव होगा तो सब पे नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो सब पे पॉजिटिव, याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। जब हम आगे चलते हैं तो आप टॉपिक देखिए, आपको नजर आ रहा है। टॉपिक का नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब पहले तो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप जरा समझना ध्यान से। कि जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। इम्प्योरिटीज जैसे ये जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो इसको कम करना होता है। तो इस कम करने के मेथड को हम नाम देते हैं प्यूरिफिकेशन। तो पहले तो आप प्यूरिफिकेशन का बच्चों मतलब सीख लीजिए दोबारा से। क्या मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, उसमें जो अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं, उसको कम करना है, उसे हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है जी। अब इसमें हम तीन मेथड पढ़ेंगे। डायलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो डायलिसिस पढ़ेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। ये तीन मेथड पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकल है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, अभी सुनते जाइए ध्यान से। देखिए, colloidal solution when prepared generally contain excessive amount of electrolyte, मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, नहीं चाहिए, and some other soluble impurities, while the presence of traces of electrolyte is essential for stability of colloidal solution, large quantities coagulate मतलब जम जाएगा, precipitate कर देगा। It is therefore necessary to reduce concentration of these soluble impurities टू रिक्विसाइट मिनिमम, मतलब जितना चाहिए उतना, जितना कम हो सकता है कम कर दो। ठीक है जी। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, मान लो आप खेलते खेलते मिट्टी में गिर गए, तो आपके कपड़ों पे मिट्टी लग जाएगी, तो आप मिट्टी को साफ करोगे, तो सारी मिट्टी तो नहीं निकलेगी, बट काफी निकल जाएगी। वही प्रोसेस है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें जो इम्प्योरिटीज है, जो अनवांटेड चीजें, उसको कम करना है, उसी मेथड को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन की डेफिनेशन ये दो लाइनें हैं। द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू रिक्विसाइड मिनिमम, मतलब जितनी चाहिए उतनी, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट तक लेके आने को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप बाद में इसको लिख लेना, अभी सुनते जाइए। द प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, कि जो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया है उसमें इम्प्योरिटीज को कम करने को हम नाम देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसमें बेटा सबसे पहला मेथड है डायलिसिस। ध्यान से सुनिए, क्या नाम है सबसे पहले मेथड का? डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम को जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक वाटर कंटेनर है और एक बैग है। ये बैग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब इसको हमने वाटर में डिप कर दिया है। अब क्या होगा कि वाटर इस बैग के अंदर बाहर जा सकता है, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वाटर कैन गो इन एंड आउट। तो जब वाटर अंदर जाएगा, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी वाटर के साथ। तो ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, जो इसकी इम्प्योरिटीज होंगी वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। फिर से सुनो,
कि एक हम कोलोइडल सॉल्यूशन का कंटेनर लेंगे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना होगा, और एक कंटेनर और होगा, इसको वाटर पे डिप कर देंगे और वाटर को फ्लो करते रहेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि वाटर सेमी परमेबल से अंदर जाएगा, इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, समझिए ध्यान से, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंस from a colloidal solution by means of diffusion through suitable membrane। बस ये इतनी सी लाइन आपने लिखनी है, बाकी तो पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो पूरी स्टोरी जब पूछेंगे तब लिखो। तो डायलिसिस का बेसिकली मीनिंग क्या है, आपने सुना होगा ना, हीमोडायलिसिस, ब्लड की भी डायलिसिस होती है, वो भी ऐसा ही कुछ होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substance from the colloidal solution by means of diffusion थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। इसे हम नाम दे देते हैं डायलिसिस। तो ये सबसे छोटी डेफिनेशन है बेटा डायलिसिस की। तो आपको ये डायग्राम बना सकते हैं, पेपर में बना लीजिए, बाकी इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इसको अगर हम बायो से रिलेट करें ना, तो जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसके ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी में ले जाते हैं, आर्टिफिशियल किडनी में इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं और उसके बाद ब्लड को पंप बैक कर देते हैं। तो बायो वाला आंसर नहीं लिखना है वैसा ही प्रोसेस ये, बट बायो वाला आंसर नहीं लिखना। कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डायलिसिस, तो आप ये डायग्राम बनाइए और ये 2 लाइनें लिख दीजिए। क्या है, प्रोसेस ऑफ removing dissolved substances from colloidal solution by means of diffusion through suitable membrane। और इसका मतलब क्या है कि एक इस तरह का कंटेनर है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर, इस बैग के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन, इसको पानी में डिप कर दिया तो पानी अंदर बाहर जा सकता है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो जो इम्प्योरिटीज है उसको डिसॉल्व करेगा, बाहर निकाल लेगा, जिसे हम क्रिस्टलॉइड कह देते हैं। तो क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, वो इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं और बाहर निकल सकती हैं सेमी परमेबल से, तो उसे हम नाम दे देते हैं अपना डायलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायलिसिस। अब डायलिसिस में आप देखिए एक और चीज, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है कि जो ये हमारा डायलिसिस वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, इसी में करंट पास कर दो। करंट पास कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेम कंटेनर, ये देखो जरा ध्यान से समझना, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी डाला इस तरह से और इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है इम्प्योरिटीज के साथ। तो जब आप करंट पास करोगे तो करंट का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोलोइडल के अंदर कोई चार्ज होगा नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाला होगा तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, यानी ये सेम प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि ये स्लो प्रोसेस है, बट अगर हम करंट पास कर दें तो यही प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जिसे हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। सुनिए, इलेक्ट्रोडायलिसिस तो क्या होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ऑर्डिनरी the process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying electric field. If the dissolved substance is impure colloidal solution is only an electrolyte, the process is then named electrodialysis। तो मतलब आपने क्या करना है, electrodialysis is similar to dialysis, but it is done in the presence of electricity or in the electric field. So this process become faster. This is called electrodialysis। अब देखो बेटा, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझना, इसको मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद मैं यहाँ से रीड करूंगा तो आपको इसमें से काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप सबको फिल्टर पेपर के बारे में पता है। अंकित, डू यू नो अबाउट फिल्टर पेपर? यस बोलो सर। बेटे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फिल्टर पेपर में और कैसे होता है। देखो समझना जरा ध्यान से। मान लो ये एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद इतने बड़े होते हैं कि इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत आराम से निकल जाएगा, जैसे छन्नी के छेद होते हैं ना। तो ऐसी मैंने डायग्राम बना दी, तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। ये इस तरह से हमने बना दी डायग्राम छन्नी जैसी। तो जो फिल्टर पेपर है ना, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो ऐसे उसके अंदर आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे। अब ये इनका जो साइज है ना, इन छेद का, ये जो साइज है, ये बड़ा साइज है, बड़ा साइज है। तो जब हम इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, तो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो साइज है इससे छोटा होगा, इसमें से आराम से फिल्टर हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हम कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक केमिकल में डिप करेंगे।
कि जो ये हमारा फिल्टर पेपर है ना, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको एक केमिकल में डिप करेंगे। वो केमिकल क्या करेगा, इस होल को ब्लॉक कर देगा, इसका साइज छोटा कर देगा, छोटा। देखो देख लो डायग्राम में समझ में आ रहा है, पहले साइज बड़ा था, अब साइज छोटा हो गया होल का। अब ये साइज इतना छोटा कर देगा कि इसमें से पानी तो अंदर बाहर जा सकता है, बट क्लोइडल सोल्यूशन नहीं जाएगा। अगर आप क्लोइडल सोल्यूशन फिल्टर करोगे तो इसी के ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। बस इसी को हम नाम देते हैं, इस टेक्निक को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब वो जो क्लोइडल जो केमिकल है वो क्या बोला जाएगा, उसको कितने परसेंट क्या होगा, क्या केमिकल यूज होगा, ये हमें याद रखना पड़ता है, 1 मार्क में आता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं पढ़ूंगा, देखो समझ में आ जाएगा। तो जब आप घर पे लिखेंगे तो सारा सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। देखो जी, ultrafiltration is a process of separating colloidal particles from solvent and soluble solute present in colloidal solution, specially prepared filters। तो जैसे मैंने आपके सामने फिल्टर पेपर का जिक्र किया, which are permeable to all substances except colloidal solution। तो क्या होता है कि इसके लिए एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, जिसमें एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज किया जाता है या बनाया जाता है कि जिसमें से कोलोइडल सोल्यूशन ना पास हो, बाकी चीजें निकल जाएं, कोलोइडल सोल्यूशन के पार्टिकल वहीं पर रुक जाएं। कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जैसे ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, बिकॉज पोर्स आर टू लार्ज। हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज बाय इम्प्रेग्नेटिंग विद कोलोइडियन सॉल्यूशन। ये देखो रेड से हाईलाइटेड है, कोलोइडियन सॉल्यूशन, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। तो मतलब क्या होता है, केमिकल का नाम है कोलोइडियन सॉल्यूशन, इसको कोलोइडियन केमिकल में डालेंगे, वो केमिकल स्पोर के साइज को छोटा कर देगा, ब्लॉक करके यहाँ रुक जाएगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो द यूजुअल कोलोइडियन, ये पेपर में आ जाता है कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोलोइडियन क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन बताइए। तो ये आंसर है, the usual collodion is 4% solution of nitrocellulose in mixture of alcohol and ether। ये है, इस केमिकल में डिप करेंगे तो ये केमिकल इन पोर्स के साइज को छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इसमें से निकल ही नहीं पाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ लिक्विड लिक्विड नीचे जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल यहीं रह जाएंगे। तो ये भी एक फिल्टर करने का तरीका है, इंप्योरिटीज को हटाने का। अब देखो, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या, तो सिर्फ ये डायग्राम बना लेना, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, बस यहाँ पे कोलोइडियन क्या होता है, द यूजुअल कोलोइडियन इज अ 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। and ultra filter paper may be prepared by soaking filter paper in collodion solution and hardening by formaldehyde। formaldehyde आपको पता है ना, एल्डिहाइड का पहला कार्बन। and then finally drying। thus by using ultra filter paper, the colloidal particles are separated from rest of the materials। ultra filtration is a slow process। to speed up the process, pressure or suction is applied। the colloidal particle left on ultra filter paper are then stirred and fresh dispersion medium solvent to get pure colloidal solution। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने कोई ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये डायग्राम बना लेना जब आप करेंगे, डायग्राम में पोर का साइज छोटा छोटा दिखा देना, और एक ये लिख लेना कि कोलोइडियन है क्या। कोलोइडियन 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड इथेनॉल है। उसके बाद इसको सुखाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में, बस। तो इसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि कोलोइड्स नहीं पास होंगे, तो ये बन जाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी में ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कट शॉर्ट करके अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अब टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आप देखो हमारा कोलॉइड के बारे में कितना कुछ चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर टिंडल इफेक्ट, फिर और भी आगे ब्राउनियन मूवमेंट, बहुत सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो जुड़ के बड़े पार्टिकल बन जाते हैं, यानी बड़े पार्टिकल बन गए तो नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके मतलब जो पार्टिकल हैं वो कम हो गए, यानी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी। देखो पहली लाइन पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। तो उसमें क्या बताया था, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल बन जाते हैं, यानी एग्रीगेट्स बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए क्योंकि जुड़ के एक हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो पार्टिकल जुड़ के
कम हो गए, जुड़ के एक हो गए, 2 पार्टिकल जुड़ के एक हो गए, 4 जुड़ के एक हो गए, एग्रीगेट का मतलब यही होता है ना। देखो जरा ध्यान से समझना, मैं यहाँ साइड पे बताता हूँ, समझो। देखो पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, बट जब ये क्लॉइड्स बनते हैं तो ये पास में आ जाते हैं, 4 4 का ग्रुप हो गया, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, ये अब एक पार्टिकल बन गए, ये 2 पार्टिकल बन गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस हो गए ना, बोलो बेटा। वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर है, जैसे यस सर। है ना। तो जब पार्टिकल्स जुड़ के एग्रीगेट बन जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा, यानी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस आएगी। तो यही चीज लिखी हुई है, स्मॉलर ऑर्डर। तो इसको आप ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने बताया पहली लाइन से आपको आइडिया लग गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन की कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जुड़ के ज्यादा जुड़ के एक बन जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। अब आ जाओ टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। टिंडल इफेक्ट कि जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं क्लोइडल सॉल्यूशन से तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, जैसे लेजर लाइट है, समझिए जरा। जैसे मान लीजिए ये है हमारी लेजर लाइट, तो जब लेजर लाइट चलती है तो लेजर लाइट का पूरा पाथ दिखता है, पूरा पाथ दिखता है। या आपने देखा होगा, आप सर्दियों में जब अपने घर में बैठे होते हो और खिड़की से हल्की सी लाइट आ रही होती है, तो पूरी लाइट की रेडियली वो दिखती है, पूरा ऐसे लाइट आते हुए दिखती है, पूरी पूरी पाथ दिखती है घर में आते हुए खिड़की से, है ना, जब लाइट आ रही होती है। और इसके बीच में आपने देखा होगा पार्टिकल्स भी हिलते हिलते नजर आते हैं, ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग मोशन में हिलते हुए नजर आते हैं। तो जो पार्टिकल हिल रहे हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं है, टिंडल इफेक्ट है ये पाथ विजिबल है, वो ब्राउनियन मूवमेंट है जो पार्टिकल दिखते हैं। तो टिंडल इफेक्ट अब आपको समझ में आ गया कि जब व्हाइट लाइट क्लोइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। या आप अपने घर में बैठे हैं तो आप खिड़की से देखें सर्दियों में, जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, बड़ी हल्की किसी लाइट आती है घर में, और वो लाइट एक तरह का टिंडल इफेक्ट है। सो टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू फैक्ट दैट क्लोइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, भाई जो टिंडल इफेक्ट है इसका रीजन बताओ। तो रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, कोलोइडल पार्टिकल्स, वो स्कैटर करते हैं लाइट को इन ऑल डायरेक्शंस, तो उस कारण वो विजिबल हो जाती है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल due to scattering of light, dust, smoke particles present there. Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट होने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप ये समझिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच 2 कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट। ये तो हमें पता चल गया होता क्या है। तो पहला, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और जो इसका डायमीटर का वो है, ये मैच करना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मतलब सॉल्यूट इज नॉट मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों? क्योंकि जब हमारे स्काई की से व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है सन से, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का कोलोइडल पार्टिकल है उसका डायमीटर और जो लाइट ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो मैच करता है, वो स्कैटर कर देता है। तो वही रीजन है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, मतलब कंपेरेबल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का ये सेम नहीं होना चाहिए बस। तो ये 2 कंडीशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई टिंडल इफेक्ट है क्या, क्यों होता है, और क्या 2 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड वो लाइट का जो है ये सेम होना चाहिए, इनली अप्रोक्सीमेटली सेम हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी डिफरेंट। तो ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू टिंडल इफेक्ट। ओके जी, अब देखो ये आ गया कलर। अब कलर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको 10th का टॉपिक याद दिलाता हूँ। 10th में हमने क्या पढ़ा हुआ है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। तो अब इसको समझना, बस यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल है ना, ये क्लोइडल पार्टिकल्स हैं।
तो क्या होगा कि जो व्हाइट लाइट है जब इन पार्टिकल से टकराती है एटमॉस्फेयर में, तो जो ये पार्टिकल्स का डायामीटर है और जो वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ और डायामीटर, ये आपस में नियर अराउंड मैच करती हैं। तो मैच करने से ये इसका जो है ना ब्लू कलर के साथ ज्यादा मैच करता है। तो जैसी व्हाइट लाइट टकराती है तो ये ब्लू कलर को स्कैटर कर देता है, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड ऑल अराउंड, बाकियों के साथ नहीं, क्योंकि बाकियों की वेवलेंथ या तो कम या ज्यादा होती है, बट हमारे जो ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं इसका डायमीटर और ये वेवलेंथ से मैच करता है, तो ये सिर्फ ब्लू को ही स्कैटर कर पाता है, ब्लू कलर को। तो स्कैटर कर दिया तो ये कलर फैल जाएगा एंड स्काई अपीयर्स ब्लू ऑल अराउंड। तो यही बताया हुआ है कलर का कि जब भी कोई लाइट इससे टकराएगी कोलॉइडल पार्टिकल से, और कोलॉइडल पार्टिकल का डायमीटर और ब्लू जो 7 कलर्स का कोई भी डायमीटर है अगर उससे मैच कर रहा होगा उस टाइम, वो कलर स्कैटर हो जाएगा, बाकी स्कैटर नहीं होते। सो द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। आ गया समझ में ना? तो इसमें कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ये क्वेश्चन आता है +2 में। तो आप कई बच्चे सोचते हैं ये पता नहीं क्यों पूछ लिया, तो देखो डिस्कशन हो रही है, ये यहाँ पे बता रहा है, तो आप बताइए व्हाई कलर स्काई का कलर व्हाई इट अपीयर्स ब्लू, बिकॉज व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स आवर एटमॉस्फेयर, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल है, तो इसका डायमीटर हमारे ब्लू वाले के वेवलेंथ से मैच करता है, तो वो उसको स्कैटर कर देता है, या कोई और कलर दिखेगा तो वो उसके हिसाब से दिख जाता है ना? तो ये चीजें हैं। The color of colloidal solution depends on wavelength of light scattered by dispersed particle. The wavelength of light further depends on size and nature of particle. The color of colloidal solution also changes with manner in which observer receives the light. देखो ये इस पे भी डिपेंड करता है। For example, mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by transmitted light. अलग-अलग कंडीशन बता रहा है। Finest gold sol is red in color. As the size of particle increases, it appears purple, then blue and finally golden. तो ये अगर याद रख लो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस ये वाला कंसेप्ट याद रखो जो मैंने आपको बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कलर हमें जो दिखता है वो बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। अब आ जाओ यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, अब इसको समझो। जैसे आपने देखा है सर्दियों के दिन में आपकी खिड़की से मान लो लाइट आ रही है घर में, खिड़की से लाइट की पूरी वो विजिबल हो जाती है पाथ। इसमें देखा होगा पार्टिकल्स जो हैं, कभी यहाँ जा रहा है पार्टिकल, कभी यहाँ जा रहा है जिगजैग, कभी यहाँ जा रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे जा रहा है पार्टिकल, है ना, फिर ऐसे जा रहा है पार्टिकल। तो पार्टिकल की रैंडम मोशन आपको नजर आती है उसमें, उसमें कोई एक डायरेक्शन मोशन नहीं है। अगर आप लाइट आ रही है, लाइट बीम ऑफ लाइट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, बीम ऑफ लाइट आ रही है खिड़की से, तो उसमें आपको पार्टिकल्स ना जिगजैग मोशन में मूव करते हुए दिखेंगे। इस मूवमेंट को हम नाम दे देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, तो बताइए, आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए और बताइए। When colloidal solutions are viewed under powerful ultra microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all around over the field. Or simply say, zigzag motion of the colloidal particles called Brownian movement. This motion was first observed by British botanist Robert Brown and known as Brownian movement. This motion is independent of nature of the colloid but depend on the size of the particle. ये point बहुत important है। तो जो ये क्लॉइड, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड viscosity of the solution. Smaller the size, lesser the viscosity and faster is the motion. The Brownian movement has been explained to be due to unbalanced bombardment of the particles by the molecules of dispersion medium. ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद the Brownian movement has a stirring effect which does not permit the particles to settle and thus responsible for the stability of sol. तो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट के जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल क्यों नहीं होते, तो आप बताइए कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट है, मतलब यहाँ टकराए यहाँ टकराए यहाँ टकराए, अनबैलेंस, और इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है।
तो ये जिगजैग कॉन्टिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं। और दूसरा कि अनबैलेंस बम्बार्डमेंट के कारण द ब्राउनिन मूवमेंट हैज स्टरिंग इफेक्ट, उस कारण स्टरिंग इफेक्ट होता है जिस कारण ये पार्टिकल्स हिलते रहते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ब्राउनिन मूवमेंट, व्हाई दिस मूवमेंट डोंट स्टॉप। तो आप बताइए कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये अनबैलेंस बम्बार्डमेंट है। अनबैलेंस बम्बार्डमेंट मतलब कि आपका एक तरह से क्या है कि ये रुकते नहीं है, अनबैलेंस्ड, कि बैलेंस होती ही नहीं इनकी फोर्स। अनबैलेंस फोर्स बम्बार्डमेंट के कारण स्टरिंग इफेक्ट हो जाता है। स्टरिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे चम्मच लेके किसी सोल्यूशन में घुमा दो तो पार्टिकल्स हिलते रहेंगे। एंड डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल, दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लो बेटा अब आप ये देखो, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल है कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। तो ये हमें ना याद रखना है, पेपर में आ जाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, मतलब हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो भी पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक डाई स्टफ, मिथिलिन ब्लू सॉल, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। नेगेटिव वाले जैसे मेटल है, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है, अकेले जो मेटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। एसिड, ये बेसिक डाई थी, अगर कोई एसिडिक डाई है, एग्जांपल दी हुई है, वो नेगेटिव। सॉल ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, ये इनके ऊपर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। सो कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वो कोई एक एब्जॉर्ब कर लेता है। The nature of this charge is same on all the particles in given colloidal solution and may either positive or negative. A list of some common salts with the nature of the charge on the particles given below. तो बस हम आज यहाँ तक करेंगे बेटा। इस चार्जेस को आप याद कर लीजिए, एक बार दोबारा बताता हूँ। अकेले मेटल्स होंगे, मेटल का सॉल्व बनेगा तो नेगेटिव चार्ज, मेटल सल्फाइड का नेगेटिव चार्ज, एसिड डाई का नेगेटिव चार्ज, स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये आपको याद है लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक वाले आपका नेगेटिव। अब आ जाओ यहाँ, हाइड्रेटेड मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिक हमारा ब्लड, कई बार आता है ब्लड इज आर कोलोइडल सॉल्यूशन, भाई हमारा ब्लड कौन सा चार्ज कैरी करता है, तो आप ये बता सकते हो। और मेटल ऑक्साइड आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये थोड़ा सा बेटा देखो लर्निंग जरूर है, बट लर्न कर लेंगे तो फायदा है हमारा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।